नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो यहां पे आपको आंसर बताना है। पहला है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पे आपसे पूछा गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे ज्यादा जो संवेदनशील अवधि है वह बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि आपकी क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था है। ठीक है, याद रखना, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसका जो समय होता है दोस्तों, वह 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था का समय 9 से लेकर 12 वर्ष होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आपसे यह पूछा गया है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या है? नैतिक विकास की ये जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे। इसको याद रखिएगा, कौन कौन? पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। इसी उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आपका ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास आता है। तो यहाँ पे दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास भी है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखिएगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? क्या यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, या जेंडर पहचान का, या जेंडर संबद्धता का, या जेंडर समरूपता का? आप कहेंगे दोस्तों ये जो है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का। देखिए दोस्तों, जब कक्षा में जब शिक्षक जो है लिंग विशेष को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है तो इसे जो है लैंगिक पक्षपात कहते हैं या जेंडर पक्षपात कहते हैं। तो यहां पे आपका जो है जेंडर पक्षपात बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए। बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आपको यह बताना है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है वह यह है कि जेंडर के बारे में बच्चों से चर्चा की जाए। ठीक है, उनसे बातचीत की जाए, परिचर्चा की जाए, तो जो है यह जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब छात्र जो है किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा करते हैं तो उसमें जो निहित अवधारणाएं होती हैं उसे वो अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, और उस पर चिंतन भी करते हैं, तो यह उनके लिए जो है काफी प्रभावशाली होता है। इसलिए पहला परिचर्चा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? जेबी वाटसन, ले वाइगोट्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग? आपका जवाब होगा दोस्तों ले वाइगोट्स्की। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ले वाइगोट्स्की ने ही जो है बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में ये देखते हैं और उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को इन्होंने महत्व दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है ले वाइगोट्स्की बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ले वाइगोट्स्की दोस्तों ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला,
जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं यह आपको बताना है। क्या यह व्यक्तिगत वार्ता है, या जोर से बोलना, या पाठ या ढांचा, या आत्मकेंद्रित वार्ता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपका क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता किसे कहते हैं दोस्तों? जब बालक या बालिका किसी कार्य को करते समय अपने आप से ही बात करता है। ठीक है, तो इसे हम जो है व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जब कोई काम करता है और साथ में अपने आप से बात करता है तो वह व्यक्तिगत वार्ता होता है। और यदि जब कोई छात्र जो है या बालक या बालिका अपने मन में केवल सोचते हुए कार्य करता है, बात नहीं करता है, केवल सोचते हुए कार्य करता है, तो उसे हम आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। दोनों चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पाठ या ढांचा किसे कहते हैं यह भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, बच्चों को संकेत देना या फिर कह सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करना या उन्हें सहयोग प्रदान करना, यह आपका पाठ या ढांचा कहलाता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या पाठ या ढांचा का? अभी हमने दोस्तों आपको बताया था, यह जो है पाठ या ढांचा का उदाहरण है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना दोस्तों, ये पाठ या ढांचा का उदाहरण होता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, आपको यह बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या संरक्षण या कक्षा समावेशन, या आस्तिक अनुकरण, या प्रतीकात्मक खेल। यहाँ पे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका संरक्षण और कक्षा समावेशन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक का जो समय होता है दोस्तों, वह क्या होता है? 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष होता है। याद रखिएगा, कितना होता है? 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष होता है। यह जो है संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों तीसरी अवस्था मानी जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में दोस्तों संरक्षण का सिद्धांत, संबंध और कक्षा समावेशन का संप्रत्यय जो होता है वह विकसित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे संरक्षण और कक्षा समावेशन बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। सभी प्रश्न अच्छे से समझते हुए चलेंगे सब लोग। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो बताइए, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, या प्रबलन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में ये जो है, जो पियाजे की संरचना है, ये स्कीमा है। स्कीमा किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, स्कीमा जो है जब बालक जो है पहले से ही मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा के रूप में बनाता है, तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। फिर से सुनिए, बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा जब बना लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह जो है पियाजे की संरचना से संबंधित है। ठीक है, बात करें दोस्तों अवलोकन अधिगम की, तो अवलोकन अधिगम जो है ये बंडूरा के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। और अनुबंधन की बात करें तो इसे याद रखिएगा, ये पावलोव के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। प्रबलन की बात करें दोस्तों तो ये हल के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से सभी को समझते चलिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग देखिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना यह आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या उन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संबंधित अवधारणाओं के बारे में क्या करना? बच्चों की स्पष्टता को जानना और उनकी भ्रांतियों को समझना। ठीक है, इसका आकलन जो है करना चाहिए, यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा, यह निश्चित योग्यता नहीं है, ना ही यह जन्म के समय निर्धारित होती है। दूसरा है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जाता है, यह भी असत्य है।
तो ध्यान से सब देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, यह गलत है दोस्तों। बुद्धि के बारे में ध्यान रखिएगा, यह तथ्य जो है, बुद्धि क्या है, एक बहुआयामी होता है, ध्यान रखिएगा। और यह जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, आप लोग बताइए। सृजनात्मक विचारक है, या अभिसारिक विचारक, या अनम्य विचारक, या आत्म केंद्रित विचारक? तो आपका जवाब यहाँ पे होगा दोस्तों, यह जो है सृजनात्मक विचारक को प्रदर्शित कर रही है। ध्यान रखिएगा, किसी समस्या पर नए ढंग से सोचना या समाधान खोजना, ये जो है क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ रूही हमेशा समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है, इसका मतलब जो है यह सृजनात्मक विचारक को प्रदर्शित कर रही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी है और सहभागिता कम हो रही है, इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसा है, सेम वैसे ही स्वीकार करके छोड़ नहीं देना चाहिए। तीसरा है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यह भी सत्य नहीं। चौथा बिल्कुल सत्य है, अपनी शिक्षण पद्धति पर क्या करना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए दोस्तों, और बच्चों की सहभागिता में हमें सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यह चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप देखते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा आप कहेंगे? कभी कभी तैयार करना चाहिए, क्या ऐसा कहेंगे? या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? देखिए पहला, दूसरा, चौथा, ये तीनों निगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं, इसलिए गलत है। क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ताकि जो है जो सामान्य बच्चे होते हैं या सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे भी अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकें, अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो इसलिए सक्रिय रूप से तैयार करना बिल्कुल जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पठन वैफल्य। पठन वैफल्य का मतलब दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से आप समझ गए होंगे। डिसलेक्सिया क्या है? एक पठन विकार है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या सही होगा, न्यून अवधान विकार, या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, या एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। ध्यान रखिएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है, पठन वैफल्य कहलाती है, या डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे आपका दोस्तों धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से आप देखते चलिए, सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? आपको यह बताना है। क्या व्यवहारवादी सिद्धांत, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तीसरा है, यह जो है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, तो 2009 में उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, यह क्या है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है, इसलिए यहाँ पे आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, या प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? तो दोस्तों यह जो है यंत्रवत याद करने पर आधारित नहीं है, प्रबलन पर केंद्रित नहीं है, अनुबंधन पर केंद्रित नहीं है, यह जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ध्यान रखना, संरचनावादी ढांचे के अनुसार जो ज्ञान का निर्माण होता है वो अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पे अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित बिल्कुल सत्य है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से सभी प्रश्नों को दोस्तों देखिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा।
अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों ने स्वयं जो है सहजानुभूत सिद्धांत बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्या बच्चों की इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल गलत, अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनके सिद्धांत को महत्व देना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बच्चों को आप दंडित नहीं करेंगे। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, तो बार बार याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, चुनौती देना चाहिए, ताकि जो है उनके जो पूर्व निर्मित गलत धारणाएं हैं दोस्तों, उनमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जा सके। जो उनके पूर्व निर्मित गलत धारणाएं होती हैं उनमें परिवर्तन किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताइए। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, यह तो गलत है। ये छात्र केंद्रित शिक्षा विशेषता नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित रहना, यह गलत है। बच्चों को अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, यंत्रवत शब्द यह गलत है, यहाँ पे यंत्रवत याद नहीं करवाएंगे। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना योग्यता के आधार पर, यह भी सत्य नहीं है। सबसे ज्यादा सत्य क्या है दोस्तों, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए, ताकि उनके जो पूर्व अनुभव हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनके पूर्व अनुभव हैं या उनके जो विचार हैं उसको जो है महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है एक विशेषता होती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, आपको बताना है। क्या पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित है। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, सन्निहित होते हैं दोस्तों। संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। देखिए दोस्तों, सांवेगिक दशा में जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, उसकी जो विचार प्रक्रिया होती है वह शिथिल हो जाती है। ठीक है, और ऐसी दशा में दोस्तों वह उचित और अनुचित का ठीक ढंग से विचार भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो पहला है यहाँ पे, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, या अधिक यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, या अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, या फिर चौथा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अर्थात दोस्तों क्या होता है कि ज्ञान जो है, ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो होता है अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजित किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। क्या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ध्यान पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का परिणाम यह होता है दोस्तों कि उनकी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और यह एक प्रभावशाली तरीका होता है, इसलिए आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः जो होता है, विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है कई जो है गलत अवधारणाएं जो है विकसित कर लेते हैं अपने मन में। ठीक है, जिसे जो है दूर करना चाहिए। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा उनके जीवन से संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह बाहरी अप्रेरणा इससे कम होती है, या आंतरिक अप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के लिए बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए है, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए आप उन्हें पुरस्कार देते हैं या फिर दंड देते हैं, तो यह जो है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि को कम करता है और उनकी जिज्ञासा को भी कम करता है। ठीक है, आप दंड देकर बच्चों को अधिगम नहीं करा सकते हैं, पुरस्कार देकर नहीं करा सकते हैं, यह उनके लिए
अच्छा नहीं होता है, उनके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, आपको यहाँ पे यह बताना है दोस्तों। पहला है शारीरिक दंड। क्या शारीरिक दंड जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, शारीरिक दंड से आप जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम वातावरण। बिल्कुल सहयोग के माध्यम से अधिगम वातावरण आप तैयार कर सकते हैं और यह बच्चों के लिए अच्छा होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा भी आप सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि सतत मूल्यांकन करने से बच्चों की जो भी कमियां हैं, जो भी सुधार वाली चीजें हैं, उनको जो है आप जान सकते हैं, उनका सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन यह भी जरूरी है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सत्य होगा? देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा बिल्कुल सत्य है, कहने का मतलब दूसरा ऑप्शन सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, यह आपको बताना है। क्या एक व्याख्यान देकर? तो व्याख्यान देकर जो है अवधारणाओं की समझ को सहज या सरल नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षक जो है बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं हैं दोस्तों, उसको जो है व्याख्यान देकर सहज नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगितात्मक अवसरों की अवस्था करके या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो बार बार यांत्रिक अभ्यास और प्रतियोगितात्मक अवसर, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा बिल्कुल सत्य है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। ठीक है, शिक्षक जो होता है बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को अन्वेषण के द्वारा एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के उन्हें क्या कर सकता है? सरल कर सकता है, सहज कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, यह आपको बताना है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। भौतिक पुरस्कार देना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, यह भी सही नहीं है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करना भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा? चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके आप एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यह आपको बताना है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था एवं वयस्कता। कौन सा इसमें आपका सही होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आपका इसमें सही क्या होगा? शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से जो है शैशवावस्था में एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में घटित होता है। इसको याद रखिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय 6 से 9 वर्ष होता है, आपको यहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको यह बताना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, यह तो विकास का सिद्धांत है, यह सत्य है। विकास परिवर्तित भी होता है दोस्तों। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, यह भी सत्य है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, यह गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित भी करते हैं। यहाँ पे कौन सा सही नहीं था? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड है, या जन्मजात विशेषता है, या पर्यावरणीय प्रभाव है, या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथा ही ऑप्शन सत्य है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण होता है वह जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों?
विद्यालय एवं मीडिया जो होता है यह द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो परिवार होता है या परिवार के जो सदस्य होते हैं या आपका जो पास पड़ोस होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी माने जाते हैं। और विद्यालय और मीडिया जो होता है यह द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 30 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।